आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तंतारा वामिरो कथा। इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त मंडलोई जी ने लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज आदि भी लिखे। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और उस विद्वेष को जड़ से हटाने के लिए किस प्रकार एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा, इसी की कथा इस पाठ में दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा का क्षेत्र है, अर्थात कथा जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। इन लोगों का कहा जाता है कि कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है और निकोबारियों का विश्वास है कि पहले ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों एक ही द्वीप थे, बाद में ये विभक्त हो गए और अलग अलग बन गए। इस कहानी में जो बात की गई है वह तंतारा और वामिरो के बारे में है। तंतारा इस कहानी का नायक है और वामिरो नायिका। तंतारा एक बहुत ही बलशाली और सुंदर युवक है। वो एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था और केवल अपने गांव वालों की नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था और इस त्याग की वजह से ही वह चर्चित था। सभी लोग उसका आदर करते थे और दूसरे गांव में भी जब कोई पर्व त्योहार होता था तो उसे आमंत्रित किया जाता था। तो इस तरह तंतारा की जो छवि थी वह सभी गांव वालों के बीच बहुत ही अच्छी थी। गांव वालों का मानना था कि तंतारा के पास एक लकड़ी की तलवार है। लकड़ी की होने के बावजूद भी गांव वाले ऐसा मानते थे कि उसमें दैवीय शक्ति है। वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कभी भी दूसरों के सामने नहीं करता था। उसकी तलवार एक विलक्षण रहस्य थी कि एक लकड़ी की तलवार इतनी शक्तिशाली कैसे, और वह अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ उसे उस तलवार को सदैव अपनी कमर में बांधे रखता था। पाठ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेखक बताते हैं कि किस प्रकार तंतारा और वामिरो आपस में मिलते हैं। एक दिन जब तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ता है। वो वहां समुद्र से लगे क्षितिज जब डूबने को था उसे देख रहा होता है और उसी के विचार मग्न होता है। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें आ रही होती हैं। इसी बीच उसे एक मधुर संगीत सुनाई देता है और वह उस मधुर ध्वनि की तरफ मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। गायन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो अपनी सुध-बुध ही खोने लगता है और अचानक एक प्रबल लहर, ऐसा लगता है जैसे उसको जगा रही हो। जैसे ही वो थोड़ा सा जागता है, अपने होश में आता है, वैसे ही वह उस संगीत की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब वो वहां पहुंचता है जहां से आवाज आ रही थी तो वहां वह एक युवती से मिलता है जिसका नाम है वामिरो। वामिरो भी अपने गीत, अपने गाने में मग्न है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कोई अजनबी युवक उसके समीप आकर खड़ा है और उसे ही देख रहा है। अचानक ही एक लहर वामिरो को भिगो देती है और वो हड़बड़ाहट में गाना भूल जाती है। तब उसे एहसास होता है कि एक अनजान युवक उसको देख रहा है तो असहज हो जाती है। दोनों के बीच छोटा सा वार्तालाप होता है। वामिरो बार बार इस बात पर जोर दे रही होती है कि तुम कौन हो, तुम इस गांव के युवक मुझे नहीं लगते। तंतारा क्योंकि अपने सुध-बुध खो चुका था, वो वामिरो को देखकर बिल्कुल मुग्ध था, इसलिए वह बार बार एक ही बात कहता चला जाता है कि
तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाना गाओ गाना गाओ। जिस बात से वामिरो रुष्ट हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। इस प्रकार अगले दिन भी वामिरो तंतारा से मिलने आती है और धीरे धीरे उनका यह क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। वामिरो और तंतारा को इस बात का भान था, इस बात का एहसास था कि उन दोनों के इस संबंध को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई बातचीत नहीं करते पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और दोनों ही गांव के लोगों में यह खबर हवा की तरह फैल जाती है। वामिरो और तंतारा दोनों अलग अलग गांव के थे। एक बार पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया जाता है और पशु पर्व में दोनों ही वहां पर शामिल होते हैं, जिसमें तंतारा भी आता है और वामिरो भी आती है। क्योंकि वामिरो और तंतारा के संबंध के बारे में सबको पता चल चुका था, इसलिए वामिरो बहुत रो रही होती है। उसका रोना देखकर तंतारा अपने आप को बहुत बहुत विवश महसूस कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। साथ ही साथ उसकी वामिरो की माता के व्यवहार और गांव वालों के व्यवहार से उसे बहुत क्षोभ होता है और उसे क्रोध आता है और क्रोध में आकर वह अपनी उस लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंप देता है और इस प्रकार जो जमीन है वह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। क्रोध में तंतारा को यह एहसास ही नहीं होता कि वो द्वीप दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। वामिरो उसकी तरफ रोती हुई दौड़ती है, तंतारा भी वामिरो वामिरो चिल्ला रहा होता है, पर तब तक वो द्वीप अलग हो चुके होते हैं। तंतारा द्वीप के दूसरी तरफ समुद्र के किनारे तक पहुंच चुका होता है और उसके बाद वह कहाँ गया, जीवित रहा या नहीं रहा, इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं रहती। तंतारा के इस प्रकार जाने के बाद वामिरो भी पागल सी हो जाती है, वह अपने घर वालों से विलग हो जाती है और हर रोज वहीं आकर बैठती है जहां आखिरी बार वह तंतारा से मिली थी। इस प्रकार इस एक प्रेम कथा का अंत हो जाता है। इस कहानी में जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। इसके मुख्य पात्र तंतारा और वामिरो हैं। वहां की एक प्रमुख रीति है कि एक गांव का युवक या युवती उसी गांव के युवक या युवती से वैवाहिक संबंध बना सकते हैं, परंतु तंतारा और वामिरो दोनों अलग अलग गांव के थे, इसीलिए उनका यह वैवाहिक संबंध उस द्वीप के लोगों को स्वीकार्य नहीं था, जिस कारणवश उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें इस प्रकार का बलिदान देना पड़ा। परंतु हाँ, जो एक अच्छी और सुखद बात थी वह यह कि उनकी इस त्यागमयी मृत्यु के बाद द्वीपवासियों ने अपनी यह रीति बदल दी और अब वे एक गांव के युवक या युवती का विवाह दूसरे गांव के युवक या युवती से भी करवाने लगे। तो इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि अगर परंपराएं और रूढ़ियां हमारे सामाजिक विकास को रोकती हैं, बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें तोड़ना या उनमें परिवर्तन कर देना ही समझदारी है।